मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है, उसको हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत ज्ञानवर्धक है और चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज और इसका लेक्चर नंबर 3 हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं। इससे पहले जब हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर को किया था तो हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा भारत देश है ये 3 संस्थाओं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3 ऑफिसेस के जरिए चलाया जाता है। भारत के अंदर हमें दिखती है विधायिका। तो विधायिका का मतलब क्या होता है दोस्त? विधायिका का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर संसद। और ये संसद क्या करती है दोस्तों? ये संसद देश को चलाने के लिए जो हमारे कानून होते हैं, कानून बनाने का, कानून निर्माण करने का काम आपकी विधायिका करती है। अब देश में कानून तो बन गए, इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी दूसरा एक बहुत ही बड़ा विभाग है जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का काम होता है कि जितने भी हमारे कानून बन गए हैं उसको लागू करना। और आप सभी को पता है कि कार्यपालिका के संदर्भ में हमने कार्यपालिका के 2 रूपों को देखा। हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया आपकी राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब क्या है दोस्त? राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है कि आपके नेतागण, आपके जितने भी मंत्री होते हैं उनको हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। ये 5 सालों के लिए आते हैं और उसी के अंतर्गत अपने काम को करते हैं। कार्यपालिका का जो दूसरा आपका रूप होता है उसे हम लोग स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? आप सभी को पता है कि स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं हमारे वो लोग जो मुख्य तौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं। और ये सरकारी अधिकारी आप सभी को पता है कि क्या करते हैं? ये सरकारी अधिकारी मुख्य तौर पर 5 साल के लिए ये आपके जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये लंबी अवधि के लिए आते हैं। तो विधायिका का काम होता है मुख्य तौर पर कानूनों का निर्माण करना। उसी के साथ साथ जो हमारी कार्यपालिका होती है उसका काम होता है कानूनों को लागू करना। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ भारत की जो तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसे कहा जाता है न्यायालय, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो न्यायालय होते हैं, हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। भारत के न्यायालयों के अंदर काम करने के तरीके क्या हैं। भारत के न्यायालय किस तरीके से अपने कार्य को पूरा करते हैं, संपूर्ण करते हैं, उनको समझेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की क्लास में हम लोग न्यायपालिका या फिर भारत के जो न्याय व्यवस्था है ये किस तरीके से काम करती है, और उसी के साथ साथ हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को। हम लोग आप सभी के साथ देखेंगे आपके इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एक एक कर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए। डिस्कशन कर लेते हैं न्यायपालिका के बारे में। देखिए हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आप सभी को पता है कि भारत दुनिया का एक बड़ा विशाल देश है। और इस बड़े विशाल देश के अंदर मुख्य तौर पर हमारे लिए ये थोड़ी गंभीर बात है, ये थोड़ी मुश्किल बात है कि हम लोग अपने पूरे भारत का विकास कर सकें। इसीलिए हमने पूरे भारत के अंदर 3 बड़ी संस्थाओं को बनाया है। आप कह सकते हैं कि 3 बड़े ऑफिसेस को बनाया है। इनमें सबसे बड़ा जो आपका ऑफिस है इसे हम लोग कहते हैं विधायिका। और आप सभी को पता है कि विधायिका का काम होता है मुख्य तौर पर देश को चलाने के कानूनों को बनाना या फिर उसका निर्माण करना। दूसरे नंबर पर जो हमारा संस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। जितने भी आपके सरकारी अधिकारी हैं भैया ये सब कहाँ पर आते हैं? ये सब आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मुख्य तौर पर कानूनों को लागू करते हैं। हमारे देश के अंदर तीसरी एक और संस्था है जिसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका का मुख्य काम है न्याय देना। कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो गया है, अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो गया है तो उसको न्याय देना। और उसी के साथ साथ अगर किसी ने नियम को नहीं माना है, देश के बने कानूनों को नहीं माना है, तो उसे दंड देने की जिम्मेदारी भी हमारी भारतीय न्यायपालिका की होती है। भारत के अंदर जो हमारी ये न्यायपालिका है ये पूरे पूरे तौर पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये किसी के अधीन नहीं आती है। यानी कि ना तो ये देश की संसद के अधीन आती है और ना ही ये देश की कार्यपालिका के अधीन आती है। तो हमारी ये जो न्यायपालिका है ये पूरे तौर पर स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। और भारत की न्यायपालिका पूरे तौर पर एक शक्तिशाली न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे बहुत ज्यादा शक्तियां भारत के संविधान ने दी हैं। अगर भारत के अंदर हम लोग अपनी न्यायपालिका को देखते हैं तो वो हमें 3 रूपों में दिखती है या फिर 3 स्टेप्स के अंदर दिखती है। सबसे पहले हमें दिखता है क्या दोस्तों कि हमारे हर जिले के अंदर हमें जिले की एक अदालत दिखती है जिसे हम लोग जिला अदालत कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग जिला अदालत कहते हैं या फिर इसे हम लोग मुख्य तौर पर जिला न्यायालय के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहा जाता है इसे हम लोग जिला अदालत या फिर जिला न्यायालय या फिर निचली अदालत के नाम से भी हम लोग इसको पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? इसको हम लोग निचली अदालत के नाम से भी पुकारते हैं। तो भारत में सबसे पहली जो हमारी अदालत है इसे हम लोग जिला अदालत के नाम से पुकारते हैं।
दूसरी जो हमारी अदालत है दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उच्च न्यायालय के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है? दूसरी जो हमारी अदालत है इसे हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय का मतलब होता है कि ये किसी भी राज्य के अंदर, भारत के हर राज्य के अंदर आपको एक प्रकार का न्यायालय दिखता है। तो राज्य की जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, हर राज्य का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसे हम लोग इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं और हिंदी में इसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। ये हर राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। और देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, देश का जो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से पुकारते हैं। तो जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे देश में न्यायालयों की कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं कि स्टेप है। तो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, मान लीजिए कि आपका जमीन को लेकर किसी बात से का विवाद हुआ, या फिर आप देखते हैं कि आपका मुख्य तौर पर किसी और बात को लेकर, संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ है, या फिर आप देखते हैं कि आपका तलाक संबंधी कोई मसला है, तो देश के अंदर हमारे पास ये हमारे 3 बड़े न्यायालय हैं या फिर कोर्ट्स हैं। और आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जिला अदालत के पास जाना होगा। तो देश के अंदर अगर आप डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहें तो ऐसा नहीं है। कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी आपका विवाद है, उस समस्या और विवाद को लेकर आपको देश के जिला अदालत में जाना होगा। अब जिला अदालत ने जो फैसला दिया, अगर आपको वो फैसला पसंद नहीं है तो आप फिर अपने राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर आपको उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो फैसला पसंद नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो आप देश के सबसे बड़े कोर्ट, आप क्या है, आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखता है? सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय दे देगा, जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, उसको सबको मानना होता है। तो हमारे देश में जो हमारी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, ये काफी शक्तिशाली है। देश के अंदर न्यायपालिका के 3 स्वरूप हैं, निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और ये तीनों मिलकर देश के अंदर न्यायपालिका को मजबूत करती हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसके बारे में। अगर आप देखते हैं तो हमारा ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है इसका नाम है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग देश का सबसे बड़ा न्यायालय कहते हैं। और जो फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिए होते हैं उसे देश के हर कोर्ट के अंदर माने जाते हैं। तो जो भी निर्णय, जो भी फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिए होते हैं वो पूरे देश के लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि माने जाते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में किस किस तरीके के मुद्दे रखे जा सकते हैं? तो कौन कौन से आप देखते हैं कि केसेस को हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर लड़ा जा सकता है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मुख्य तौर पर देश के नागरिकों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो, मान लीजिए कि एक आप हैं और उसी के साथ साथ आपका पड़ोसी है, या फिर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, अगर 2 लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ है तो उनके जो विवाद होंगे, उनके जो मुद्दे होंगे, उनको भारत का सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है। अगर आपके नागरिक हैं और वो अपने राज्य की सरकार से या फिर देश की सरकार से खुश नहीं है, अगर आपकी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही, कुछ ऐसे कानूनों को बना रही है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो इस स्थिति में भी आप लोग क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अर्जी डाल सकते हैं। अगर 2 राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि यूपी और बिहार है। अब यूपी और बिहार में मुख्य तौर पर आप देखें कि सीमा को लेकर विवाद हो सकता है, पानी को लेकर विवाद हो सकता है। तो अगर 2 राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा या मसला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो इन दोनों मसलों और विवादों को हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सॉल्व किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ अगर देश की जो केंद्र सरकार है, जो देश की सबसे बड़ी सरकार कहलाती है, अगर देश की केंद्र सरकार और उसी के साथ साथ किसी राज्य की सरकारों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा है, कोई मतभेद चल रहा है, तो आप देखते हैं कि कोई मतभेद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो इसका निपटारा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है ना। अगर हम लोग देखें कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा है कि हमारे देश के अंदर अगर किसी को कानून की मदद लेनी है तो उसका एक सिंपल तरीका है। वो क्या है दोस्तों? कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले की अदालत में आपको जाना होगा। तो जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले की अदालत में आपको जाना होगा, और उसके बाद ही फिर आप लोग जो जिले की अदालत से फैसला आएगा, जो निचली अदालत से फैसला आएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप अपने राज्य की उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। और राज्य का जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर जब आप जाएंगे, जो फैसला आपके हाई कोर्ट ने या फिर जो उस राज्य का उच्च न्यायालय है, उस राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो उसने ऑर्डर दे दिया, जो उसने फैसला दे दिया, जो उसने वर्डिक्ट दे दिया, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी विवाद को लेकर अगर आप लोग कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जिला अदालत में जाना होगा, फिर आपको उच्च न्यायालय में, और वहीं उसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन आप देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जब आप सीधे ही देश के सबसे बड़े कोर्ट में पहुंच सकते हैं, और वो क्या है?
हमारे देश के संविधान ने हम सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो जाए, अगर आपके साथ आपके कोई मौलिक अधिकारों को छीन ले, तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो आप सीधे ही देश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेगा। हमारे देश के संविधान ने हम सभी को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देश के अंदर हम सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं और हम देखते हैं कि हमारे ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों? ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन को बेहतर करने का मौका देते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई असमानता हो गई, आपकी जाति के आधार पर, आपकी भाषा के आधार पर किसी ने आपके साथ कोई भेदभाव कर दिया, आपके धर्म के खिलाफ कोई बात कह दी गई, आपको शोषण किया गया। आपका शोषण किया गया मतलब कि आपको दबाया गया और आप क्या देखते हैं कि आपसे जबरदस्ती कोई काम कराया गया। तो इस स्थिति के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं? इस स्थिति के अंदर आप लोग भारत की न्यायपालिका के सबसे बड़े दरवाजे पर जा सकते हैं, यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में जा सकते हैं, जिसे कहा जाता है देश का सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अलावा अगर आपके मूलभूत अधिकारों से संबंधित कोई मामला नहीं है, तो पहले आपको जिला अदालत में जाना होगा, फिर उच्च न्यायालय में, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। लेकिन अगर आपके मुख्य तौर पर मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हुआ है, तो आप सीधे ही क्या कर सकते हैं? अगर आपके मौलिक अधिकारों को किसी ने छीना है, नष्ट किया है, परेशान किया है, तो आप देश के सबसे बड़े कोर्ट में जा सकते हैं। वहां पर आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं और भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, है ना। और सुप्रीम कोर्ट आपको क्या करेगा? पूरे तौर पर न्याय दिलाने की कोशिश करेगा, है ना। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की तो रक्षा करता ही है, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो ये हमारी सरकारें हैं, कभी कभार भारत के अंदर देखा गया है कि जो हमारी चुनी हुई ये जो सरकार होती है, ये जो नेता लोग होते हैं, ये बहुत ही गलत फैसलों को चुन लेते हैं या फिर बहुत ही गलत फैसलों को कर लेते हैं, है ना। ये बहुत से ऐसे कानूनों को बना लेते हैं जिससे जनता खुश नहीं होती। अगर आपने हाल फिलहाल में सुना हो तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर कृषि कानून को बनाया गया था, और आप सभी को पता है कि भारत के जो हमारे किसान हैं, मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा के, उन्हें इस कृषि कानून से बहुत ज्यादा परेशानी थी। इस कृषि कानून से हमारे इन किसानों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। सरकार ने तो कानून को बना दिया, लेकिन आप देखते हैं कि जिनके लिए इस कानून को बनाया गया था, वो इस कानून से खुश नहीं थे, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जनता सड़कों पर आती है और उसी के साथ साथ वो देश के सबसे बड़े कोर्ट में जाती है। जैसे आपको बताया था ना कि अगर आप देश की सरकार के खिलाफ केस करना चाहें, तो आप सीधे ही जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो देश के जो हमारे किसान भाई थे, ये सीधे ही कहाँ करते हैं? आपको दिखता है कि देश के सबसे बड़े कोर्ट में पहुंचते हैं, और अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है तो उनके खिलाफ अपनी समस्या को बताते हैं। तो मुख्य तौर पर देश की सरकारों के खिलाफ भी, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अगर जो आपके चुने हुए लोग होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आप निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने भारत के अंदर चलाए जाने वाले, किए जाने वाले जो हमारे ये महत्वपूर्ण न्यायालय संबंधी सारे के सारे तंत्र हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कशन करना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसे हम लोग कह रहे हैं आपके इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। तो एक एक कर इनके आंसर्स को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि भारत का हमारा संसद है, और भारत के संसद के अंदर हमें दो सदन दिखते हैं। एक को कहा जाता है लोकसभा, और दूसरे को क्या कहा जाता है दोस्त? दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा। अब भारत के ये दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? मुख्य तौर पर देश में कानून बनाने को का काम करती है। और मुख्य तौर पर पहले क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं कि लोकसभा में किसी कानून पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद लोकसभा से जो कानून बनाने का प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा जाता है। अगर राज्यसभा के भी नेता लोगों को लगे कि हमें इसको कानून बनाने की जरूरत है, तो राज्यसभा के ये नेता लोग क्या करते हैं? इस कानून के प्रस्ताव को देश के राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अब देश के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? वो देश के राष्ट्रपति के पास ही पूरे तौर पर शक्ति है कि वो देश के इन दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पास जो प्रस्ताव आया होता है, ये जो आइडिया आया होता है कानून बनाने का, इसको वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार करो। पुनर्विचार का मतलब है कि जो कानून आप बनाना चाह रहे हो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है, शायद इस कानून को और बेहतर किया जा सकता है। तो देश के राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां विद्यमान होती हैं कि वो देश के अंदर मौजूद जितने भी हमारे, आपको दिखता है कि लोकसभा और राज्यसभा संबंधी चीजें होती हैं, उसको क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है। ये आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर जो हमारी कार्यपालिका है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानूनों को लागू करना। और अगर हम लोग देखें कि भारत के संदर्भ में हमारे पास दो प्रकार की राजनीतिक कार्यपालिका होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, और स्थायी कार्यपालिका कौन सी कार्यपालिका होती है दोस्तों? स्थायी कार्यपालिका हमारी वो कार्यपालिका होती है जो मुख्य तौर पर हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं।
और ये लंबी अवधि तक क्या करते हैं, अपने अपने कार्य को करते रहते हैं। वहीं आप सभी को पता है कि 5-5 साल के लिए आपके नेता लोग आते हैं और ये नेता लोग भी कानूनों को लागू करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के तौर पर पुकारते हैं। तो हमारे जो पुलिस कमिश्नर हुए, तो ये तो स्थायी कार्यपालिका हुए, सरकारी अधिकारी हैं। आपके गृह मंत्री के सचिव जो हुए, ये भी आपके जो सेक्रेटरी हुए, ये भी एक सरकारी अधिकारी दिखते हैं, तो ये भी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत होंगे। गृह मंत्री जो होता है हमारा, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, मंत्री जितने भी हैं, नेता जितने भी हैं, ये सभी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, अर्थात आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही बनता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है, उसको आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है। इसके अगर हम लोग आंसर को देखें कि भारत के अंदर, भारत का जो हमारा संसद है, भारत का जो हमारा प्यारा संसद है, जिसके अंदर हमें लोकसभा और राज्यसभा दिखती है, क्या हमारे देश के अंदर जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो क्या हमारी लोकसभा और राज्यसभा को देश की सर्वोच्च न्यायालय से आज्ञा लेनी पड़ती है? कुछ ऐसा होता है कि नहीं? हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारे न्यायालय कोर्ट पूरे तौर पर स्वतंत्र है और देश की विधायिका यानी कि देश का संसद भी पूरे तौर पर स्वतंत्र है। तो जब भी देश के अंदर कोई कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। यही कथन आपको बिल्कुल गलत दिखता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थानों में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि देश में कानून कौन बनाता है। आप सभी को पता है कि देश के अंदर हमारे कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारी विधायिका यानी कि संसद के पास है। और आप सभी को पता है कि कानून को बनाना और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि कानून के अंदर बदलाव करना। बदलाव का मतलब क्या होता है दोस्त? बदलाव का मतलब होता है संशोधन करना। तो देश में कानून को बनाना और देश के अंदर कानून का संशोधन करना, इसकी जिम्मेदारी हमारी किसकी होती है? आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर हमारी विधायिका की होती है। और हर व्यक्ति को इसी तरीके से चीजें होती हुई आप देखते हैं कि देश के अंदर मुख्य तौर पर हम लोग जो कानून के अंदर बदलाव होते हुए देखते हैं, वो हमारी विधायिका के जरिए ही होता है। आगे बढ़ते हुए अगले सवालों को देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि आपके सामने यहाँ पर कुछ मंत्रालयों से संबंधित, कुछ आपके जो सरकारी विभाग हैं उनसे संबंधित न्यूज़ दी गई हैं, उनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन और जानकारियां दी गई हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है और आपको ये बताना है कि ये कौन से विभाग से संबंधित जानकारियां हो सकती हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है कि देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। अब जूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जूट का मतलब होता है पटसन, है ना? एक अच्छा यहाँ पर आपको बिंदु दिख रहा है। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि देश में बिजनेस संबंधी के जूट के कारखाने खुले, जूट के निर्यात को आगे बढ़ाया जा सके, तो इसमें हमारे देश का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जरिए ही आप देखते हैं कि देश के अंदर जूट के निर्यात को बढ़ाया जाता है। अगला सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा बेहतर की जाए, ये कौन से विभाग की खबर हो सकती है? तो ये हमारे देश के अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उससे संबंधित ये हमारी खबर है। आगे है कि हर देश के अंदर मौजूद जो हर गरीब व्यक्ति है उसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, पीडीए के जरिए आप देखते हैं कि सस्ते तौर पर अनाज पहुंच सके और उसी के साथ उनको चावल की कम कीमतें भी दी जाएं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले जो हमारे गेहूं हैं और चावल की कीमतें कम की जाएंगी। तो ये मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि कहाँ पर होगा? ये आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर हमारे कृषि और खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के जरिए किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये जो हमारा पल्स पोलियो अभियान है, ये देश के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए आप देखते हैं कि शुरू किया जाएगा। और ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जो हमारे सैनिक हैं, इनको जो भत्ते दिए जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जो हमारे सैनिक हैं, इनको भत्ते, इनकी सैलरी को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रक्षा मंत्रालय की होती है। तो मुख्य तौर पर हर मंत्रालय से संबंधित जो भी खबरें हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया और उसी के साथ साथ ये भी देखा कि हमारे जो हर मंत्रालय से संबंधित खबरें हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे सवाल है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको बताना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से विभाग से संबंधित है। कि हमारे देश के अंदर सड़कें बने अच्छी, हमारे देश के अंदर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे देश के अंदर बुनियादी ढांचे अच्छे हों, यानी कि कारखाने बने, चीज़ों को बेहतर किया जा सके और देश के अंदर कल्याणकारी गतिविधियों पर काम किया जा सके। कल्याणकारी गतिविधियों का मतलब कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुख्य तौर पर क्या कर सकें? अपने फैक्ट्रीज को खोल सकें, कारखानों को खोल सकें। तो इस पर कितना जो पैसा खर्च किया जाता है वो देश के कैबिनेट, आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के अंदर मौजूद मुख्य तौर पर हमारी क्या दिखता है आपको? नेतागण है, मंत्री परिषद है, उसके जरिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हुआ मंत्री परिषद।
आगे सवाल देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। हमारे देश के अंदर जब भी शेयर मार्केट संबंधी कोई भी नियम और कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है तो वो देश की संसद, देश में कोई भी कानून और नियम बनता है तो वो देश की संसद के द्वारा ही बनाया जाता है और देश की संसद ही जो फैसला लेती है उस फैसले को हम सभी को मानना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि पूछा जा रहा है कि अगर दो राज्य किसी बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, पानी को लेकर, सीमा को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर, तो इन दोनों के झगड़े का निपटारा कहाँ पर होता है? इन सभी के झगड़ों का निपटारा देश के सबसे बड़े कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होता है। अब भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयास के बारे में सूचना जानकारी प्राप्त करना कि हमारे देश के अंदर भूकंप आया किसी इलाके के अंदर, अब जो भूकंप आया है वहां पर कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों तक राहत सामग्री पहुंचानी है, कितने लोगों को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, इसके बारे में कौन सबसे पहले काम करेगा? आप सभी को पता है कि जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनको इस काम के लिए लगाया जाएगा और हमारे जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम लोग मुख्य तौर पर स्थायी कार्यपालिका के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके समक्ष रखा जा रहा है दोस्तों। सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुने जाते? इस पर आपको आंसर देना है ना? तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है और आप सभी को पता है कि देश के अंदर आप और हम क्या करते हैं, ना तो देश के राष्ट्रपति को और ना ही देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता सीधे नहीं चुनती है। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है वो 545 भागों में बटी हुई है। देश के अंदर लोकसभा 545 भागों में बटी हुई है और हर इन 545 भागों के अंदर आप लोग देखते हैं कि चुनाव होता है ना? हमारे देश के इन सभी 545 भागों के अंदर हम लोग देखते हैं कि चुनाव होता है। तो जो हर व्यक्ति क्या करता है, हर पार्टी अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ती है। हर पार्टी ये चाहती है, देश के इन 545 अलग अलग इलाकों से आप देखते हैं कि हर जो राजनीतिक दल है वो मुख्य तौर पर क्या करता है कि वो अपने लोगों को चुनाव में जिताने की कोशिश करता है और हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल की ये कोशिश होती है कि उसके 272 साथी जीत जाएं, यानी कि उन्हें बहुमत मिल जाए। अब अगर हम लोग 2019 के संदर्भ में देखें तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी थी उसे 303 वोट मिले। इसका मतलब है कि उन्हें बहुमत मिला और इसी वजह से उन्होंने देश में अपनी सरकार बनाई। देश के अंदर लोगों ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमने तो अपने इलाकों से अपने अपने सांसदों को और नेताओं को चुना था। ये चुने हुए नेताओं ने अपना एक नेता चुन लिया जिसे हमने देश का प्रधानमंत्री कहा और यही मुख्य तौर पर हमें दिखता है। तो देश में वो राजनीतिक दल जिसे बहुमत मिला होता है, यानी कि जिसकी 272 सीटें होती हैं, जैसे बीजेपी की 303 सीटें हैं, तो ये 272 से ज्यादा हैं, उनके 303 साथी जीते हुए हैं और इसी वजह से आप देखते हैं और इनका बीजेपी के जो मुख्य नेता हैं वो मोदी जी हैं और इसी वजह से हमने क्या किया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया क्योंकि इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हुई हैं। अब तीन दोस्त हैं, ये तीनों फिल्म देखने के लिए गए और इस फिल्म के अंदर आप देखते हैं कि जो राज हीरो था उसे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसने राज्य के अंदर बहुत सारे बदलाव किए। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो तीन दोस्त हैं इनमें से एक का नाम है इमरान। इमरान भाई कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है इससे पूरे तरीके से हम अपने देश को बदल सकते हैं। वही दूसरा बच्चा है रिजवान, वो कहता है कि इस तरह किसी भी संस्थानों के, अगर हम लोग देश के अंदर देश को चलाने की सारी शक्ति एक व्यक्ति को दे देंगे तो ये खतरनाक है। इसके बदले तो हमें अलग अलग संस्थानों का होना जरूरी है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। तीसरा जो लड़का है उसका नाम है शंकर। शंकर का ये कहना है कि ये कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से आप किसके बारे में सहमत हैं ये आपको बताना है। देखिए, जो चीज़ें अगर हम लोग अधिकतर फिल्मों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वास्तविक ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो हमारी असली ज़िंदगी में भी कामयाब हो सके। निरर्थक का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम फिल्मों में होता हुआ देखते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक ज़िंदगी के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें हो सकें। अब इस अध्याय के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि संस्थाओं के कारण निर्णय लेने में फैसला होता है। हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हमारी जो विधायिका है, उसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि जो हमारी कार्यपालिका है, इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, ये तीनों के तीनों जो हमारे संस्थान हैं ये मुख्य तौर पर क्या है, काम करते हैं और ये एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर कर अपने कानून को और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये डिस्कशन कर कर फैसले लेते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं और इसी वजह से जो फैसले आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इन संस्थाओं पर अगर संस्थाएं नहीं होंगी तो फैसले गलत आएंगे, है ना? तो इसी वजह से अगर हमारे पास संस्थाएं होंगी तो जो विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, उससे जो फैसले लिए जाएंगे वो अच्छे होंगे। अगर एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो जाएंगी, जैसे मुख्यमंत्री जी के पास दिखा दी वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, तो उससे आपको दिखता है कि मुख्यमंत्री गलत तरीके से चीजों को कर सकता है। तो रिजवान ने जो बात कही है कि शक्तियों को सब में बांटना चाहिए, देश के अंदर अलग अलग संस्थाएं यानी कि ऑफिसेस होने चाहिए और ये सभी अलग अलग ऑफिसेस देश के अंदर क्या करें, देश के अंदर मिलकर काम करें जिससे देश को बड़े तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी करती है। भैया, एक आप देखते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल के अंदर वहाँ के जो टीचर हैं वो क्या करती हैं, अपने स्कूल के अंदर संसद के आयोजन को करना चाहती हैं।
और आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप वहां पर राज्यसभा के वो बन जाइए सबसे बड़े नेता, या फिर आप लोकसभा के सबसे बड़े नेता बन जाइए। आप कौन सा चुनना चाहेंगे? अधिकतर लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि वो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, है ना, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, तो जो हमारी बीजेपी है इसे 272 सीटें से ज्यादा मिले हुई हैं, इसके 303 साथी जीते हुए हैं। तो इससे आपको दिखता है कि इन्हें बहुमत प्राप्त है, और आप सभी को पता है कि जिनको बहुमत प्राप्त होता है, जिन राजनीतिक दलों को, वो देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या कर सकती हैं, अपनी सरकार को बनाती हैं और फिर पूरे देश को अपने हिसाब से, अपनी नीति के हिसाब से चलाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जरूर तौर पर कोशिश करेगा कि वो लोकसभा में प्राप्त जो बहुमत दल है उसका नेता बने, क्योंकि उसके जरिए आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और लोकसभा ना ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम राज्यसभा के अधिकार से देखें तो लोकसभा जो भी बातें करती है, जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, राज्यसभा को उसको 14 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। और जो देश के अंदर मुख्य तौर पर पैसे संबंधी हमारे कानून बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो राज्यसभा के पास है ही नहीं, वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। तो मुख्य तौर पर ज़्यादा शक्तियों को प्राप्त करना हर कोई चाहेगा, और इसीलिए आप मुख्य तौर पर ये कोशिश करेंगे कि आप लोकसभा के दल के सदस्य बने। अगला सवाल है, यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन है, पूछा जा रहा है कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण देते हुए 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग टिप्पणी है। अब सबसे पहले आरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। हमारे देश के अंदर ना काफी सालों से हम देखते हैं कि लोग बहुत से जो थे वो आगे निकल गए, लेकिन बहुत से जो हमारे देश के भाई हैं हमारे, जो हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं, पिछले समुदाय से आते हैं, वो काफी पीछे रह गए, विकास की धारा में वो लोग काफी पीछे रह गए। सरकार कहती है कि आप घबराएं नहीं, आप पीछे हैं ना, आप पीछे हैं दौड़ में विकास की, तो हम आपको पहले से ही यहाँ पर सबके साथ मिला लेते हैं। आपके लिए हमने पहले से ही सीटों को आरक्षित कर दिया, सुरक्षित कर दिया। इसी को आरक्षण कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 बच्चे हैं, उनका कहना है कि ये जो आरक्षण है ये किस तरीके से सही है या फिर खराब है, इसी पर डिस्कशन हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर यहाँ पर हमें दिखता है कि श्रीनिवास का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ हो, लिहाजा वो स्वतंत्र नहीं है। अंजिया करके एक बच्ची है, वो कह रही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि सरकार के आदेश के खिलाफ वो फैसला सुना सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। एक और बच्चा है जिसका नाम है विजया, वो कह रहा है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है और ना ही वो किसी के अनुसार चलती है, बल्कि वो तो दूसरे देश समूहों के बीच में वो सिर्फ झगड़ों का निपटारा करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो उपयुक्त आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन बी। ये जो अंजिया करके बच्ची है जो मुख्य तौर पर कह रही है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये बिल्कुल सच बात है। और आप देखते हैं कि सरकार के जो आदेश होते हैं, फैसले होते हैं, इनको आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुनती है। और अगर देश की सरकार ने कोई गलत फैसला लिया हो, जैसे आपको पता है कि देश में कृषि कानून बनाया गया था, अब इस कृषि कानून से बहुत से हमारे किसान भाई प्रभावित थे, तो देश की न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद कृषि कानून में संशोधन या फिर बदलाव किया गया। तो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि जो ऑप्शन बी है ये पूरे तौर पर आपको सही दिखता है। और यहाँ पर हमने आप सभी के समक्ष अपनी आज की इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को किया। बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं कि अपनी आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने न्यायपालिका की पूरी कहानी को आपके सामने रखा और इस चैप्टर से संबंधित, भारत से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे थे उनको एक एक कर देखा। हमने देखा कि भारत में 3 प्रकार के हमारे कोर्ट्स हमें दिखते हैं। एक कहलाती है जिला अदालत, ये किस तरीके से काम करती है उसको हमने देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ आपकी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, जो हर राज्य के अंदर आपको दिखती है। और उसके बाद हमने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रारूप में, किस तरीके से काम करता है, इसको आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रख देते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको जल्दी से सही ऑप्शन को कर लेना है। तो बताइए कि मुख्य तौर पर आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल गलत दिखता है न्यायपालिका के बारे में। तो अगर हम लोग दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें मुख्य तौर पर दिखता है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, हमारे संसद को किसी प्रकार की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है जब कानून बनाया जा रहा है देश के सर्वोच्च न्यायालय से। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है। हमारे देश में वो कौन सी संस्था या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो नागरिक और सरकार के झगड़ों का निपटारा करती है। जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, और अगर सरकार के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद या झगड़ा हुआ है, उसका निपटारा हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है। देश के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, अगर आपके साथ आपके अधिकारों को कोई छीन ले, आपके साथ आपके दिए गए जो अधिकार है उनका उल्लंघन कर लिया जाए, आपके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी रक्षा कौन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन और आपको सही ऑप्शन को बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है। चलिए जी, बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो सकता है, ये आपको बता देना है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्त।
अगला सवाल भी देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि भारत की न्यायपालिका किस किस प्रकार से मिलकर बनी हुई है, ये आपको बताना है कि भारत की न्यायपालिका हमें सर्वोच्च न्यायालय दिखता है, उच्च न्यायालय दिखता है, जिला न्यायालय दिखता है, या फिर हमें मुख्य तौर पर उपरोक्त सभी तीनों न्यायालय दिखते हैं। जल्दी से आपको अपने इस आंसर को हमारे सामने प्रस्तुत कर देना है। तो भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमारे जो कोर्ट हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, इसको आपको हमारे सामने बताना है। चलिए, आप सभी ने अपने अपने आंसर्स बताए हैं, एक एक कर सभी आंसर्स को देख लेते हैं। तो भारत के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो हमारा संसद है वो पूरे तौर पर स्वतंत्र है, उसे न्यायपालिका से कानून बनाने की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सी संस्था है जो देश के नागरिकों और सरकारों के बीच में झगड़े होते हैं उनको निपटाती है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। अगला हमारा बिंदु है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है। हमारे देश का जो आपको दिखता है कि न्यायपालिका है, मुख्य तौर पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर आपके साथ आपके अधिकारों को किसी ने छीन लिया है तो भारत का ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है आपके अधिकारों की रक्षा करता है और आपको पूरे पूरे अधिकार देता है। अगला है कि भारत की न्यायपालिका किससे बनकर मिलकर बनी है। भारत की न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तीनों से मिलकर बनी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आपकी आज की क्लास के जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर इस जगह से प्राप्त हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे कृपया करके आप लोग उसको दूर कर लीजिएगा और अपने समक्ष किसी प्रकार का कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार इस नए चैप्टर के बारे में। और लोकतांत्रिक अधिकार ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंतर्गत लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र में अधिकार हमें क्यों चाहिए होते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और उसके अंदर ये जो नया चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार इसको करेंगे डिस्कस। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।